नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो बने रहे इस वीडियो में और देखिए ये इस सीरीज का 23वां वीडियो है। अगर इससे पहले के 22 वीडियो आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके यूपीएससी रीजनिंग टॉप 10 MCQ आप सर्च कर लेंगे तो आपको आराम से ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें ही पूछ दिया इसने कि कौन सा कथन जो है वो सशक्त है, यानी कौन सा कथन जो है वो मजबूत है। कौन सा कथन मजबूत है, यानी ये ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको कोई भी रफ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर को हिट कर सकते हैं। बस आपका दिमाग जो है सही दिशा में काम करना चाहिए। फ्रेश माइंड से ऐसे प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और वो तभी हो सकता है जब आपने खूब ढेर सारी प्रैक्टिस ऐसे प्रश्नों की होगी और आपका कॉमन सेंस अच्छा काम करता होगा, तो नहीं तो ज्यादातर आपके प्रश्न ऐसे गलत हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। कथन में कह रहा है कि क्या भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए, यानी इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो लास्ट सेमेस्टर में कैंपस भर्ती प्रणाली जो होती है क्या उसे जारी रखनी चाहिए। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेजों में या और भी कई कॉलेजों में जो कंपनियां होती हैं वो आती हैं और लड़कों का इंटरव्यू लेती हैं, उन्हें जांचती परखती हैं और अच्छे लड़कों को वहां वो अपने जॉब पे रख लेती है, यानी नौकरी दे देती है वहीं से डायरेक्ट। इसमें कुछ लड़कों को नौकरी मिल जाती है। तो यहां पे तर्क एक दे रहा है कि हाँ, कह रहा है कि हाँ ये प्रक्रिया जो है जारी रखनी चाहिए। तर्क ये क्या दे रहा है, तो यह छात्रों और कंपनियों दोनों को अवसर देती है, यानी छात्रों को तो अवसर देती है, ये तो आपको सामान्य रूप से बात पता चल रही है कि इससे छात्रों को अवसर मिल जाएगा, छात्रों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, अन्य कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उन्हें जो पढ़ाई होती है वो पूरी होते ही नौकरी भी मिल गई घर बैठे, समझिए यानी स्कूल में बैठे ही। और कंपनियों को भी करा, दोनों को अवसर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि छात्रों को तो लाभ होता ही है, इसमें जो प्राइवेट या कोई भी कंपनियां होती हैं उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उन्हें भी दर दर भटकना नहीं पड़ता है प्रतिभा की तलाश में। उन्हें एक ही जगह पे आसानी से अच्छे छात्र मिल जाते हैं, अच्छे उनके एम्प्लॉय यहीं से वो उन्हें मिल जाते हैं, तो उन्हें भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है अच्छे छात्रों को खोजने के लिए। तो यहां छात्रों और कंपनियों दोनों को लाभ होता है। तो बिल्कुल सही तर्क है। ये तर्क जो है वो मजबूत है, या इसकी भाषा में कहें तो सशक्त है। सशक्त जो है तर्क है ये। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं का मतलब होगा कि ये प्रणाली जो है वो कैंपस भर्ती वाला जारी नहीं रहना चाहिए। क्यों, तो ये तर्क दे रहा है। देखिए हां और ना के चलते तर्क मजबूत या कमजोर नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हां भी मजबूत तर्क हो और ना कहने वाला भी तर्क मजबूत हो, दोनों ही मजबूत हो जाए। बात इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए जो तर्क दिया गया है वो कितना दमदार है, कितना प्रभावी ढंग से अपने बात को रखा जा रहा है। तो ये कह रहा है नहीं जारी रखना चाहिए। क्यों, तो केवल प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही ये लाभ पाते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि केवल मजबूत संस्थानों में, प्रमुख संस्थानों में, जो महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, टॉप 10 संस्थान होते हैं या ऊपर के अच्छे संस्थान होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्हीं के छात्रों को इसमें लाभ मिल पाता है। यानी कि छोटे मोटे कॉलेजों में, निचले रैंक के कॉलेजों के छात्रों को कोई खास लाभ इससे नहीं मिलता, ये कहना चाह रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। छोटे मोटे कॉलेजों में, निचले स्तर के पायदान के कॉलेजों में भी कंपनियां जाती हैं। यह है कि किसी कॉलेज में ज्यादा कंपनियां, किसी कॉलेज में कम कंपनियां जाती हो, या वो अपने स्तर से छोटी छोटी कंपनियां वहां उस स्तर पे पहुंचती हैं। यानी कभी ना कभी इन्हें भी लाभ मिलता है, ऐसा नहीं कह सकता कि उन्हें लाभ ही नहीं मिलता है। ये कह रहा केवल प्रमुख संस्थान को, केवल शब्द लगा देने से ही तर्क प्रथम दृष्टियान ही कमजोर हो जाता है। केवल प्रमुख संस्थानों को लाभ नहीं होता है, बल्कि जो निचले पायदान के संस्थान है उन्हें भी कुछ लाभ होता है। हो सकता है कि लाभ थोड़ा सा कम होता हो। तो यहां पे दूसरा तर्क हमें मजबूत नहीं दिखाई देता, इसलिए इसे बंद नहीं करना चाहिए। यानी कि पहला ही तर्क जो है वो केवल मजबूत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। केवल एक तर्क जो है पहला वाला जो था वो सशक्त है। अगला प्रश्न ये कैलेंडर का है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, यानी 2007 का कैलेंडर कब फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी अगर आपके पास 2007 का कैलेंडर है तो वो फिर कब काम आ जाएगा। जैसे ये 2021 चल रहा है तो आप इस कैलेंडर को मत फेंकिए, क्योंकि ये हो सकता है आने वाले कुछ सालों बाद ये फिर आपके काम आ जाए। त्योहार तो अलग अलग समय पर पड़ेंगे, लेकिन जो दिन और तारीख है ये सेम होगा। तो यहां पर पूछा जाए 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा।
तो इसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है जो कि 100% सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये आसान ट्रिक है, आप फिलहाल इसको देख सकते हैं। तो 2007 में आप लास्ट के केवल 2 अंकों को ही ध्यान दीजिए। लास्ट के अंतिम 2 अंकों में आप 4 से भाग दीजिए, कोई भी वर्ष दे उसमें आप 4 से भाग दीजिए। तो 4 एकम 4, तो लेकिन एक पे ध्यान नहीं ले जाना। शेषफल कितना बता? 4 एकम 4, और शेषफल जो है वो बचा 3। तो अब 3 आने का मतलब इसमें हम लोग जोड़ देंगे कितना? तो जोड़ देंगे हम लोग 11। तो यहां पे अब 11 जोड़ देने पर 3 में 3 आया है, यानी कि हमें 11 जोड़ना है किसमें? तो दिए गए वर्ष में, यानी 2007 में। तो ये क्या नियम है? तो नियम यह है कि जब 4 से आप भाग देंगे शेषफल यदि 1 आए, शेषफल यदि 2 आए, शेषफल यदि 3 आए, और शेषफल यदि 0 आए, 4 नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहां पर बाई चांस 2004 भी होता है तो 4 एकम 4, शेषफल 0 आ जाएगा, 4 कभी भी नहीं आएगा। तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा। 4 से भाग देने पर बस इसी में से कोई एक आएगा। तो अगर 1 आता है तो दिए गए वर्ष में, अगर शेषफल 4 से कटाने पर 1 आता है तो दिए गए वर्ष में, जैसे यहां पे 2007 दिया है, तो दिए गए वर्ष में कितना जोड़ते हैं? तो 6 जोड़ते हैं। अगर शेषफल 4 से कटाने पर शेषफल 2 आता है तो प्लस कितना जोड़ते हैं? तो 11 जोड़ते हैं। अगर शेषफल 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तब भी हम 11 ही जोड़ते हैं। लेकिन 4 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम यहां पर साल बाद ये रिपीट करेगा। तो यहां पर हमारा आंसर आया था कितना? 3 शेषफल आया था। 3 शेषफल आया था, यानी कि हमें 3 शेषफल आने का मतलब हमें 11 जोड़ना है। तो 2007 में हमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2018, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, अब इसमें बताना है कि LIVE को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? केवल अकेले पहला पर्याप्त है, या अकेले दूसरा पर्याप्त है, या दोनों मिलकर पर्याप्त है, या दोनों मिलने के बावजूद भी सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो LIVE का कोड जानने के लिए हमें L का कोड पता होना चाहिए, I का, V का, E का। तो L का तो यहां से पता चल जाएगा, I का भी यहां से पता चल जाएगा, और E का पता चल जाएगा। लेकिन V का जो है इसमें नहीं है। इसका मतलब अकेले ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसमें हमें V का कोड नहीं देखने को मिल रहा है। इसको अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें भी कहीं V का कोड नहीं मिल रहा है, यानी दोनों मिलाकर भी हम V का कोड कहीं से ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम दोनों कथनों को मिलाने के बावजूद भी सवाल का उत्तर देने के लिए ये जो है ये पर्याप्त कथन नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा B। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों में मौजूदा आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि एक कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया, जिसका एक हिस्सा गायब है। जवाब में दी गई आकृतियों में से उपयुक्त गायब हिस्से का चयन करिए। यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टुकड़ा इसमें ला के रख दे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा प्रश्न में 1/4 भाग को दर्शा रहा है। इसमें ये पूरी आकृति का 1/4 भाग है। तो आपको करना क्या है, आप केवल किसी एक आकृति के भाग को देखिए, या इसको किसी को भी। तो हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें, केवल इतने को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही आकृति यहां पर इस तरीके से आएगी। तो ध्यान से जब देखेंगे तो ये ऐसे है, गोलाकार चापाकार है, सीधा रेखा नहीं, ये चापाकार है। तो देखिए, लेकिन इसमें सीधा है ये, तो ये तो होने से रहा। इसमें भी ये सीधा है एकदम, तो ये भी होने से रहा। अब बच गए C और D। तो C और D में भी देखिए ऐसे थोड़ा सा घुमावदार तो है, इसमें भी थोड़ा सा घुमावदार है, दोनों तरीके से। लेकिन जो इसका निचला वाला भाग है ये, इसमें गोलाकार दे रहा है, जबकि इसमें ये देखिए एकदम सीधा है, इसमें भी एकदम सीधा है, इसमें भी एकदम सीधा है। यानी कि ये बर्फी जैसी आकृति बननी है, जबकि इसमें जो है वो वृत्ताकार है, घुमावदार है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है D, क्योंकि देखिए इसमें सीधा भी है
और ये जो हमें चाहिए था ये भी मिल जा रहा है, इसलिए हमारा अधिकतम सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, शायद दिशा परीक्षण से सापेक्ष स्थिति से संबंधित ये प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ध्यान से बनाएंगे, चित्र द्वारा दर्शाते हैं। देखिए लिखा है एल शुरू को गोला करिए और लास्ट को गोले में घेरिए, तो आराम से पता चल जाएगा कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें एल को पूरब कर रहा है कि ए को पूरब में कर रहा है, और परीक्षा के आपाधापी में ऐसा संभव है। तो आप शुरू और लास्ट पर ही अपना दिमाग ले जाइए, गोला तो आप नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन परीक्षा में, लेकिन अपना दिमाग जो है शुरू और लास्ट पे ही रखिए। यानी एल क्या है, किधर है एल, तो पूरब में है। एल पूरब है किसके, तो ए के। देखिए ए के पूरब में एल, एल के पूरब में, ए के पूरब में एल हो गया। आर बी के पश्चिम में है, तो आर और बी की बात कर रहा है, तो आर और बी में से कोई इनमें से मौजूद नहीं है, तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि यहां लिखे, यहां लिखे, यहां लिखे, कहां लिखे। तो इस लाइन को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे कर रहा है जो, तो जो का मतलब मैंने बताया था दूसरा नाम, तो ये है पहला नाम और ये है दूसरा नाम। तो जो के जगह पे हमेशा दूसरा नाम आता है, या इसी बात को ये भी कह सकते हैं जो का मतलब होता है जो से ठीक पहले जाइए, जो दिख जाए नाम वही होता है, तो ये भी वही बात हुआ, यानी कि बी, यानी जो को काट के यहां पर आपको बी पढ़ना चाहिए कामा करके। परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में तो काट के लिख पढ़ नहीं पाएंगे, बस इतना याद रखिए जो है तो यहां पे क्या पढ़ लेना है, इससे ठीक पहले वाला नाम, यानी कि बी, यानी बी और एक सेकंड रुकिए, बी एल के दक्षिण में है, बी जो है एल के दक्षिण में। फिर से आप पढ़ सकते हैं जो का मतलब बी, यानी बी जो है एल के दक्षिण में है। अब जो छुट्टी लाइन थी अब ये जुड़ गई है, क्योंकि आर और बी में से कोई एक यानी कि बी यहां पर मौजूद है। आर जो है किधर है, पश्चिम में है। आर जो है पश्चिम में है किसके, बी के, तो बी के पश्चिम में आर है। तो कहां है हमें पता नहीं है, यहां से लेकर ये कहीं भी हो सकता है, इससे टचवुड से बाहर भी जा सकता है। मतलब पश्चिम का मतलब कितना दूर अभी नहीं पता चला, क्योंकि इसमें दूरी स्पष्ट नहीं लिखा है। तो आर जो है बी के पश्चिम में, तो मान लीजिए यहां भी हो सकता है आर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी यानी आर हो सकता है। तो आगे क्लियर होगा। कह रहा है कि के आर और बी के बीच में है। के किसके किसके बीच में है, आर और बी के। तो हम कह सकते हैं कि के, इसी को अगर हम लोग कुछ देर के लिए मान लें, तो देखिए आर और बी के बीच में है के। देखिए आर और के किसके किसके बीच में है, आर और बी के। आर और बी के बीच में कौन है, के। और ए के दक्षिण में, यानी बात अभी इसी की चल रही, कामा करके लिखा है, यानी कि अभी बात के ही की चल रही, यानी यही के जो है ए के दक्षिण में, यानी कि एकदम यहीं पे है। आर को चाहे तो अब थोड़ा सा और बीच में करना है, यानी कि आर को यहां कर सकते, क्योंकि कहा है आर और बी के ठीक बीचों बीच के है, और इसके बीचों बीच के साथ साथ ए के दक्षिण में है, यानी कि एकदम यहीं पे है। तो अब पूछ रहा है आर जो है एल के संदर्भ में, याद रखिए जिस नाम के आगे के संदर्भ में या से लिखा रहे वहीं पे प्लस की कल्पना करनी होती है और देखना होता है अगला नाम किधर है। तो एल के बाद के संदर्भ लिखा है, तो एल के पास ही प्लस का निशान बना देंगे। एल के पास ही हमने प्लस का निशान बना दिया, और अगला नाम यानी कि ये आर किस दिशा में है, तो आर किस दिशा में, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाता है बी। ये प्रश्न लगाना बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं आराम से बता रहा हूं ताकि जिसको भी नहीं समझ में आए, यानी ये सबको समझ में आ जाए। अब अगला प्रश्न फिर ऐसा ही है, जिसके लिए आपको अपने पेन और रफ का इस्तेमाल नहीं करना होगा, केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग को खुला रखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथन में कह रहा क्या क्या नहीं, भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। यानी भारत जो है आईटी उद्योग में 55% विश्व का हिस्सेदारी रखता है। तो ये बात कहने से पहले कहने वाले के मन में क्या बात रही होगी, क्या सोच चल रही होगी इसके दिमाग में कि इसने ऐसी बड़ी बात बोली है। तो 55% हिस्सेदारी कर रहा है, तो जरूर इसके पास कोई आंकड़ा होगा। हमेशा याद रखिए कथन को झूठ नहीं मानना है, कथन को हमेशा सही मानना है। ये कह रहा है कि 55% की हिस्सेदारी है, तो आप मान लीजिए कि हाँ 55% की हिस्सेदारी है भारत की। तो क्या सोचकर कहा गया होगा, तो पहला, विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। तो ऐसा संभव है कि सस्ते श्रम के कारण हो, लेकिन ये 55% की बात कर रहा है, इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि केवल सस्ते श्रम के कारण ही क्या ये 55% हिस्सेदारी है, या भारतीय
जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आईटी उद्योग में लगे हुए लोग हैं, या भारत के लोग इतने प्रतिभा संपन्न हैं, यानी उनके प्रतिभा के चलते ये 55% पहुंचा है या सस्ते श्रम के चलते पहुंचा है, ऐसा कथन से हमें नहीं पता चल रहा है। और ऐसा हम समानता मानेंगे भी नहीं कि केवल सस्ते श्रम के चलते ही 55% पहुंचा। हम ये मानेंगे कि यहाँ के लोग ज्यादा काबिल है इसलिए 55% पहुंचा है। तो ये पूर्वानुमान नहीं निकल सकता है। दूसरा, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए सब्सिडी प्रदान की है। यानी कह रहा है ये कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सब्सिडी दी है इसीलिए 55% पहुंचा है, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्सिडी के चलते 55% पहुंचा है, बल्कि भारत के लोग अपने काबिलियत के बल पे इतना परसेंट पहुंचाए हैं। तो कुल मिला के ये दोनों ही बातें कथन से नहीं कही जा सकती, इसलिए दोनों ही बातें जो है पूर्वानुमान इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। ये दोनों ही पूर्वानुमान गलत साबित होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। न तो पूर्वानुमान 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। अक्षर के बदले में अंक लिखा हुआ है, यहां एक शब्द है फिर एक अंक है, फिर यहां एक शब्द है एक अंक है। ऐसा जब हो कि जब एक शब्द के बदले में एक अंक फिर एक शब्द के बदले में कुछ और अंक, 2 बार ऐसा दे, 2 बार यहां पर एक बार दिया है और एक बार यहां दिया है, 2 बार दे कि तीसरी बार पूछे तो ज्यादा उम्मीद है कि हु बहु, मैंने इसे नाम दिया है हु बहु, यानी हु बहु वाले तरीके से आंसर होने की प्रबल संभावना है। यानी कि सी का कोड क्या होगा, तो आप ऊपर जाके ढूंढिए। सी के लिए तो सी है लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा यहां पे क्या है 6, तो यहां पे 6। अब एच का कोड, तो एच लास्ट वाला है तो एच यहाँ पे उसके बदले में 8 है तो यहाँ पे 8। अब ए कहाँ है, तो ये शुरू से दूसरा, तो शुरू से दूसरा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3। अब टी कहाँ है, तो शुरू से तीसरा, तो 1 2 3 यानी कि 5, यानी 68 35। 68 35 किस में है, तो 68 35 विकल्प ए में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इसमें बताना है कि कौन सा अलग है, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा अलग है। ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा सेकंडों में। देखिए ये जो तिरछे में आमने सामने जो है एक जैसे हैं, इसमें भी तिरछे में आमने सामने जो है एक जैसे, तिरछे में एक जैसे, इसमें भी तिरछे में एक जैसी आकृति, तिरछे में एक जैसी आकृति, लेकिन इसमें सीधे में एक जैसी आकृति है, तिरछे में नहीं, इसीलिए यही हमारा अलग है, आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न, श्रृंखला में कौन सा गलत पद है। इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा दिक्कत होता है सॉल्व करने में, तो आप क्या क्रिया किया रही है कि ऐसे प्रश्नों में बस आप अंतर ही, ज्यादातर में अंतर के आधार पर होता है, आप अंतर पहले लिख लीजिए, खुद ब खुद आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा। यानी कि यहाँ पे 6 का अंतर है, 8 में से 2 निकालना है, यानी कि 6 बचेगा। अब यहाँ पे जे मतलब 10 और एच मतलब 8, 10 में से 8 निकालेंगे तो हो जाएगा +2। चाहे तो आप एच से जे तक पढ़ भी सकते हैं, एच को छोड़ के जहां चलते उसको छोड़ के जहां पहुंचते उसको लेकर गिनते, तो एच के बाद आई जे, ये 2 ही पर आ गया। वैसे भी ऐसे भी, तो अब जे के बाद जे को छोड़ के क्यू तक पढ़ना, तो जे है तो के एल एम एन ओ 5 हो गया, पी क्यू यानी कि 5 2 7 का अंतर है यहाँ पे। या तो 17 में से 10 निकाल भी देंगे, 17 में आता है ये 10 में आता है, 17 में से 10 निकाल देंगे तभी भी 7 आ जाएगा, अगर आपको वर्णमाला क्रम याद हो तो। अब Q और Z में कितना अंतर है, तो Q से Z तक हम लोग चलते हैं। अब इस पे देखते हैं, Q है तो R S T U V W X Y Z, यानी 4 4 8 1 9, या ये भी कह सकते हैं Z आता है 26 पे और Q आता है 17 पे, तो 26 में 17 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। बस आपको वर्णमाला का अक्षरों का क्रम याद होना चाहिए। तो जब अंतर आ गया रफ पे आपका, तो आप इसमें देखिए कि कहां पे कोई हमें समानता, एक रीजनिंग की क्रिया देखने को मिलती है, तारतम्यता जो है वो हमें कहां देखने को मिलता है। तो यहां 6 के बाद 2 घट ही गया है, फिर 7 आ गया है, फिर 9 आ गया है, तो हमें तारतम्यता यहां देखने को मिल रहा है। 7 के बाद 9, 7 के बाद 2 बढ़ा है 9, या ये कह सकते हैं कि 9 से 2 घटेगा तो 9 से इधर जाने पर 2 घटेगा तो 7, और 7 में से अगर 2 घटेगा तो यहां पर 5 होना चाहिए, और 5 में से 2 घटेगा तो यहां पे 3 होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, तो देखिए कैसे हो सकता है। क्या होगा यहां पे 9 है, यहां पे 7 है, यानी कि -2। अब इसमें से 7 में से 2 और निकालेंगे
तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर कितना आएगा 5, अब 5 में से 2 और निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, यानी कितने कितने का अंतर आएगा। तो बी में 3 जोड़ने पर कितना होगा, तो सी डी ई, यानी यहां पर कितना होना चाहिए, इसके जगह पे ई होना चाहिए। अब 5 बढ़ेगा, 3 के बाद 2 बढ़ के यानी 5 बढ़ेगा, तो ई है तो एफ जी एच आई जे, तो ये भी अपने जगह पे सही होगा। जे के बाद अब कितना बढ़ेगा, तो 7, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी सही है। अब क्यू के बाद 9 बढ़ेगा, तो ये भी अपने जगह पे सही है। यानी सिर्फ एच के जगह पे ई कर देने से क्या हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो +3 +5 +7 और +9, यानी कि 2-2 बढ़ता जा रहा है। यहां पर देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच, यानी कि एच जो है अपने स्थान पे गलत है, इसके जगह पे ई होना चाहिए था। अब अगला प्रश्न न्याय वाक्य से है, इसके लिए भी हम लोग चित्र बना लेते हैं। कुछ स्क्रीन जो है डिस्प्ले है, तो लिख लेते हैं कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, सारे मॉनिटर डिस्प्ले है, सारे मॉनिटर डिस्प्ले है। फिर कह रहा सारे मॉनिटर बॉक्स है, तो सारे मॉनिटर को हम लोग घेर ले रहे हैं, ये बाहर नहीं जाने दे रहे हैं हम लोग, बॉक्स है। वैसे ये वाला जो बाहर वाला भाग है इसके भीतर भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि मॉनिटर जो है बॉक्स के बाहर है, तो ऐसा भी हम लोग बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में। यहां पे अगर हम लोग स्क्रीन लिख दें और यहां पर कुछ स्क्रीन डिस्प्ले, तो इस पे हम लोग लिख दे रहे हैं डिस्प्ले। उसके बाद कह रहा है कि सारे मॉनिटर डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसे ताकि हो जाए इसमें काम। सारे मॉनिटर जो है डिस्प्ले है। अब सारे मॉनिटर बॉक्स है, तो सारे मॉनिटर जो है, देखिए लिखा है सारे मॉनिटर बॉक्स है, तो सारे मॉनिटर बॉक्स जो है इसके ऊपर भी जा सकता है, सारे मॉनिटर जो है वो बॉक्स है, यहां इसके ऊपर भी जा सकता है, सारे मॉनिटर जो है बॉक्स। देखिए अभी भी ये चित्र भी सही है, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है, तो देखिए कुछ स्क्रीन डिस्प्ले अभी भी है, इतना भाग। सारे मॉनिटर डिस्प्ले है, तो सारे मॉनिटर डिस्प्ले अभी भी है। सारे मॉनिटर बॉक्स है, तो सारे मॉनिटर देखिए अभी भी बॉक्स है, यानी ये चित्र भी सही है, ये चित्र भी। यानी कहने का मतलब ये है कि डिस्प्ले भीतर भी हो सकता है, डिस्प्ले सबसे बाहर भी हो सकता है, बॉक्स डिस्प्ले के भीतर भी हो सकता है और बॉक्स जो है डिस्प्ले के बाहर भी हो सकता है। तो यहां पे निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, तो कुछ डिस्प्ले जो है इसमें अगर हम लोग देखें, इस वाले चित्र में देखें, कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, तो सही है। बाहर वाले वृत्त को हम लोग कुछ ही बोलते हैं, बड़े वाले वृत्त को देखिए कुछ ही बोलते हैं, ये बॉक्स है और ये डिस्प्ले है, तो सही है। बाहर वाले को कुछ बोलते हैं, कुछ डिस्प्ले बॉक्स है। बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलते हैं भीतर वाले के अपेक्षा, तो सही है। अब इसमें चेक करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि ये बॉक्स ये है देखिए, और डिस्प्ले ये है, भीतर वाला डिस्प्ले बाहर वाला बॉक्स। तो अब कह रहा है कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, तो भीतर वाले को सभी बोलते हैं, यानी इससे निकला कि सभी डिस्प्ले बॉक्स है। तो आपको याद होगा जब सभी में कुछ छुपा रहता है, यानी कि सभी बराबर कुछ, यानी सभी लोग ईमानदार हैं तो उसमें से कुछ लोग भी ईमानदारी होंगे। तो कह रहे सभी डिस्प्ले बॉक्स है, तो ये भी निकलेगा इसमें छुपा है कि कुछ डिस्प्ले भी तब बॉक्स होंगे, यानी दोनों ही चित्रों में ये निष्कर्ष सही साबित होता है। फिर कह रहा दूसरा, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, तो कुछ मॉनिटर स्क्रीन, इसके हिसाब से देखिए मॉनिटर स्क्रीन दूर है तो गलत है, लेकिन इसमें कुछ ये भीतर भी जा सकता है तो सही भी हो सकता है, लेकिन गलत सही बराबर गलत होगा, यानी केवल पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए ऐसे रीजनिंग के ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।